तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जितना भी 10th क्लास के जो चैप्टर है, चैप्टर रियल नंबर से लेकर के वो प्रोबेबिलिटी तक, आज हम लोग पूरा संपूर्ण ऑब्जेक्टिव महामैराथन लेकर आए हैं। तो अगर जो आप यह पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो हम आशा करते हैं कि जितना भी क्वेश्चन है जो कल के एग्जाम में आने वाला है लगभग यहीं से रहेगा, क्योंकि मेरे पास जो सिमतुल्ला जो विद्यालय का जो बुक आता है ना, वो उसका जो भी पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव है हम इसमें रख दिए हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का मसा है। क्रमिक के मतलब होता है लगातार, है ना। कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्या, जैसे कि दो क्रमिक सम संख्या ले लीजिए, जैसे कि 2 ले लीजिए और 4 ले लीजिए, इसका मसा क्या होगा? तो 2 हो जाएगा। आप कोई भी 2 लगातार क्रमिक सम संख्या लीजिए, उसका मसा 2 ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। जैसे कि ले लेते हैं, मतलब कि 2 हो गया और 4 हो गया, क्रमिक संख्या है, लगातार है, 2 के बाद सम संख्या है, तो बताइए 2 दूनी 4 यानी कट जाएगा आराम से, यानी कि मसा इसका कितना आ जाएगा? 2। इसका मसा हो जाएगा 2। अब कह रहा है कि दो परिमेय संख्याएं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। आपको हम बोले कि 2 और 10 के बीच कितने परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो बीच में तो बहुत सारा 0.3 है, मतलब कि 3 है, 4 है, 4.5 है, मतलब कि 2 से लेकर के जितना भी 10 अनंत हो सकता है। इसी प्रकार से कह रहा है कि दो परिमेय संख्या, कोई भी 2 परिमेय संख्या आप ले सकते हैं, उसको बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आंसर अनंत। लगभग ये एकदम पूरा चांस है कि एकदम आ ही सकता है, इसको तुम देख ही के जाइएगा। अच्छा, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। यहाँ से तो तुम तय है कि आता है कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है, ये तो तुम तय है कि आ ही आएगा। तो बताइए, पहचाने आता है ना, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब कि परिमेय है। तो बताइए, रूट में ये है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये भी रूट में है, ये भी कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 का पूर्ण वर्ग होगा नहीं, 5 का पूर्ण वर्ग होगा नहीं, 3 ये भी नहीं होगा, √3 का होगा नहीं, √7 का होगा नहीं। लेकिन देखिए ये होगा, तो यह कैसे? तो इसको आप तोड़ सकते हैं 25 75, यानी कि 5 √3 में, है ना। इसको तोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा? 16 16 48, यानी कि 4 √3 में, है ना। अब बताइए, √3 से √3 खत्म हो गया। अब बताइए तो 5/4 कितना है? परिमेय संख्या है, तो ये डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट कहता है कि π/2 एक कैसी संख्या है। ये तो हम 100% चांस है, एकदम आने की संभावना है। बताइए कि π/2 एक कैसी संख्या है। तो पाई सब लोग जानता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी एक π/2। और अपरिमेय संख्या में या तो परिमेय को गुणा कर दें, जोड़ दें, घटा दें, कुछ भी कर दें, वो कौन संख्या होगा? अपरिमेय होगा। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये भी एकदम 100% चांस है कि आ सकता है, ये नहीं आएगा पर इसके आधार पे आ सकता है। बस आपको चाहिए, आपको ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला को कहते हैं अंश और नीचे वाला को कहते हैं हर, और हर को आप खंड करके देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड करके, और जो नीचे वाला का जो मान है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में आ जाएगा, है ना। तो उसको हम कहेंगे क्या? शांत है। और इस रूप में नहीं आया तो कहेंगे अशांत है। तो बताइए, ये तो खुद दिया हुआ है, ऊपर से हमको नहीं लगा देना है। नीचे वाला देखिए, ये तो 2 के पावर 0, मतलब कि कोई भी संख्या के पावर 0, तो आप उसका मान कितना हो जाएगा? 1। तो इसका मान 1 है, लेकिन 5 के पावर 3 है, मतलब ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, तो ये तो शांत है। लेकिन इसको क्वेश्चन कर रहा है कि शांत नहीं है। ये भी है, देखिए 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में ये भी है, लेकिन इसको देखिए, ये 3 बिगाड़ दिया ना जी। तो बताइए, इसको मार दीजिए, सही है। नेक्स्ट कहता है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, इसको में से कौन है? बताइए। अच्छा, आप सोचिए, कह रहा है कि 2 और 2.5 के बीच, ये हो सकता है 12 के लगभग, 12 के, ये तो 9 के पास है, 9 से ज़्यादा है, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, ये तो कभी होगा नहीं। कहा कि 3 तो ऐसे ही निकल गया, जब ये नहीं होगा तो और 22 है, ये तो और नहीं होगा। बताइए, ये भी लगभग इसके पास है, 9 से ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा। अब मेरे पास बच गया √5, इतना तक ये सही है। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर 2 है बहुपद। जो चैप्टर 1 था उसको जो अच्छा MVVI क्वेश्चन था वो तो हम करवा दिए। अब देखिए जो चैप्टर 2 में जो MVVI है
जो पूछने वाला है, यानी कि बहुपद चैप्टर में जो भी जो MVVI चैप्टर क्वेश्चन है वो अभी देखिए हम करवाते हैं। तो कहता है इसे तुम सबसे पहली बार जैसे जाइएगा वैसे लौकेगा कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है ना। तो आपको सिर्फ दो चीज याद रखना है कि ऐसा कभी जब भी क्वेश्चन आए तो जो भी चर है, मतलब XYZ वाला जो चर है वह कभी भी रूट में नहीं रहना चाहिए। उसका जो पावर है कभी बटा में नहीं रहना चाहिए, जैसे कि x की पावर 2/5 नहीं रहना चाहिए, है ना। तो कि रूट के रूप में हो गया, और माइनस में भी नहीं रहना चाहिए। पहला कि रूट में नहीं रहना चाहिए, और माइनस में नहीं रहना चाहिए, और पावर में नहीं रहना चाहिए। तो बताइए इसमें से चुनिए। ये कह रहा है कि देखिएगा आचर को लेना देना नहीं, हमको चर से लेना देना है। चर किसको कहते हैं? तो ABCD वाला जितना भी A to Z है, S Z तक, वो सभी चर हैं। तो बताइए ये तो है ना जी। देखिए सभी x² है, x है, सब बाहर है, कोई पावर भी ठीक है सबका। इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, मतलब ये तो है। कह रहा है कौन नहीं है? तो बताइए ये भी है, क्योंकि x² हमको अचर से नहीं लेना देना है। और इसको देखिए ये भी ठीक है, x³ है, x² है, ये भी ठीक है। लेकिन इसको में देखिए इसका जो पावर दिखे, है ना, पावर है -1, इस चलते ये होगा आंसर मेरा। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या, है ना। तो द्विघात बहुपद है, उसका शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होता है? द्विघात। यहीं पे आपको साफा लॉक रहा है, द्विघ मतलब कितना? 2। उसका शून्य कितना हो सकता है? अधिकतम 2 हो सकता है। ये यहाँ देख के अनंत मार दीजिएगा, ये नहीं है। अधिकतम शून्यकों की संख्या कितना होगा? 2, है ना। आने की संभावना प्रबल है। अब देखिए इसका कहता है कि द्विघात बहुपद में इतना के शून्यक है। तो द्विघात बहुपद मैंने हमको दे दिया है, और उसका कह रहा है कि इसका शून्यक बताइए इसका शून्यक कितना होगा। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करना होगा। ऐसे देखिए हमको इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करिएगा, सोचिएगा माइंड में, तो क्या होगा? इसको हम किस रूप में तोड़ सकते हैं? गुणनखंड करेंगे तो हमको लगता है कि -3 और -2 में करेंगे तो -3 और -2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। रूल क्या कहता है कि पहले AC में गुना करिए और फिर बीच वाला टर्म को इस रूप में तोड़िए, कुछ जोड़ के या फिर घटा के बीच वाला टर्म आ जाए, और गुना करना पर जो A और C जो गुना किए थे वो वाला आ जाए। तो हम देखिए सोल्यूशन अगर इसको हम करें तो x² - 5x है प्लस 6 है, तो x² तो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं -2x और -3x प्लस 6, फिर जोड़ेंगे तो यही रह जाएगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से x को कॉमन ले लें, तो बताइए x - 2 होगा। यहाँ चाहते हैं कि -3 को कॉमन ले लें तो x - 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से बारीकी से 0 कर देंगे तो x - 3 बराबर 0 हो जाएगा, और x - 2 बराबर हो जाएगा 0। मतलब कि एगो मेरा माना गया 3 और एगो मेरा माना गया 2। देखिए 3 2 कनु होगा, 3 2 सही ऑप्शन। बाकी ये सब तो कोई है ही नहीं, है ना। मतलब सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्तों, नेक्स्ट कहता है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो इतना का मान पूछता है, आने की संभावना भी है। तो बताइए सबसे पहले इतना का मान हमको निकालना है ना। तो हम लोग जानते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो बताइए सबसे पहले तो यहाँ से हम अल्फा और बीटा का मान ए और बी और सी का मान निकालेंगे। तो ए और बी और सी का मान कहाँ से निकालेंगे? तो मेरे को बहुपद दिया हुआ है x² + 2x + 1। तो जो x² का गुणांक रहता है वो a का मान होता है, और जो x का गुणांक होता है वो b का मान होता है, और जो अचर है वह c का मान होता है। तो यहाँ से फटाक से निकाल लीजिएगा। वहाँ a का मान हो गया 1 और b का मान हो गया 2 एंड c का मान हो गया 1। हमको निकालना है इतना का मान। हम चाहते हैं कि इसका एलसीएम ले लें। तो बताइए एलसीएम क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा खत्म तो बीटा से ऊपर हो जाएगा गुना, यानी कि ऊपर हो जाएगा बीटा और प्लस अल्फा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा पढ़ी या फिर बीटा प्लस अल्फा पढ़ी, बात तो बराबर है। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो -b का मान तो है 2, यानी कि -2 अब बटा a का मान तो है 1, तो 1 रखिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो c का मान कितना है? 1 और a का मान भी है 1। तो बताइए 1/1 सब चीज बच जाएगा पूरा कट कितना? -2। देखिए इसको -2 ऑप्शन है। नेक्स्ट कहता है कि बहुपद इतना के मूलों का योग। सिर्फ इससे भी हल्का क्वेश्चन है। बताइए यहाँ से भी a का मान निकाल देंगे एकदम फास्ट से, 1 हो जाएगा, और b का मान हो जाएगा -4 और c का मान हो जाएगा 1। हमको कह रहा है कि मूलों का योग किसको कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं मूलों का योग, और अल्फा इंटू बीटा को कहते हैं मूलों का गुणनफल। तो हमको कह रहा है कि
मूलों का योग है ना, तो अल्फा प्लस बीटा कह रहा है, तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, और बी खुद से पहले ही माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए का मान 1 है, यानी कि इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, और इसको मैं यही नहीं और अल्फा इंटू बीटा कहा था, तो अल्फा इंटू बीटा और सी बटा ए होता है, और सी का मान कितना है देखिए 1, और ए का मान कितना है 1, मतलब इसका भी 1, आंसर 1 हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि यदि ए और बी बहुपद इतना के शून्यक है तो ए बटा बी प्लस बी बटा ए का मान बताएं। सिंपल क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है ए बी सी का मान निकालें और इसका एलसीएम लें और जो भी होगा सॉल्यूशन कर दें। अब बताइए हम चाहते हैं क्योंकि यहाँ से ए का मान दिया हुआ है 1, बी का मान दिया हुआ है -3 और सी का मान दिया हुआ है 5, हमको निकालना है इसका ना, तो निकालना है मेरे को ए बटा बी प्लस बी बटा ए, इसको निकालना है मान। हम चाहते हैं कि इसका एलसीएम ले लें, तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, बीटा से बीटा तो खत्म हो जाएगा बट अल्फा से ऊपर से गुना हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा से अल्फा खत्म हो जाएगा, बीटा से गुना होकर हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब कहिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आ गया, ऐसा आ गया, इसका तुम कोई फॉर्मूला नहीं जानते हैं? तो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा और तो आप लोग जानते हैं फार्मूला माइनस का बी बटा ए है ना, तो यहाँ से माइनस का बी बटा ए, तो बी का मान है कितना -3 और ए का मान है 1, यानी कि प्लस का हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अच्छा, उसके बाद कह रहा है माइनस अल्फा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा और फॉर्मूला सी बटा ए, तो सी का मान तो है 5 और ए यानी कि 5 रह जाएगा बटा, कहता है अल्फा इंटू बीटा भी निकालें 5। आप बताइए 5 दूनी 10 और 10 में से 9 देगा यानी कि माइनस का 1/5 आंसर। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है। तो आपको हम बता दें रेखीय बहुपद का व्यापक रूप होता है x प्लस बी के रूप में होगा। बताइए इसको मतलब खोजिए कौन x प्लस बी के रूप में है। क्या यह है, यहाँ पे क्यूब है, हमको घात कितना चाहिए, x का मैक्सिमम घात 1 चाहिए रेखीय बहुपद में, इसका घात कितना है 2, ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका घात कितना है 2, ये तो बहुपद है ही नहीं, ऐसे भी लग रहा है ऑप्शन ए, क्योंकि ए x प्लस बी के रूप में होगा। बहुपद द्विघात बहुपद पूछता है तो वो उसका जो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। अब इसको मैं कहा है कि इसका शून्यक है ना, शून्यक जैसी का है उतना और फटाक से 0 पुट कर दीजिए। बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 है ना, एक्स मान कितना आ जाएगा +-√5, तो बताइए +-√5 किधर है, +-√5 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 है और गुणनफल 2 है तो बहुपद है। हमको सबसे पहले बात कि बहुपद वाला फॉर्मूला याद रखा होगा तभी ये बनेगा। द्विघात बहुपद याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो बताइए हमको योग दिया हुआ है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है 3 है ना, और अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है 2। हमको कह रहा है कि बहुपद बताइए, तो बहुपद और फॉर्मूला बताएं क्या होता है बहुपद बराबर, बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अब बस यहाँ पे मान को सेट कर दीजिए। बताइए एक्स स्क्वायर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 3 रख देंगे, एक्स है तो एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2। ऐसे अभिव्यक्ति में आता है, देखिएगा ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि बहुपद इतना का घात है, ऐसा क्वेश्चन तो 1 नंबर में एकदम रहता है और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। जैसे पूछे कि उसका पावर है घात है तो उसका मैक्सिमम पावर देखिए, अचर में तो कोई पावर नहीं देखना है, इसका घात 1 है, ये हो ही नहीं सकता है। मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा इसमें पावर कितना है 3, जिसका घात हो जाएगा 3। नेक्स्ट चैप्टर है मेरे दोस्तों 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसलिए ऑब्जेक्टिव यहीं से जो आता है हम लोग टाइम बहुत कम है, जल्द फास्ट इसको रिवीजन करेंगे, ऐसे 1-2 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले क्या है, यदि समीकरण निकाय है ना इतना और इतना, मतलब कि 1x प्लस बी प्लस c1 बराबर 0 हो, 2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो, तो पूछेगा सबसे पहले ऐसा पूछ देगा कि
a1/2 बराबर नहीं b1/2, इसका हल होता है तो बोलेगा एक हल, है ना, ये याद रखिएगा। पूछेगा ग्राफ का कैसा होता है तो ग्राफ बोल दिए प्रतिच्छेदी होता है ना। युग्म कैसा होता है तो जिसका हल होगा उसका युग्म होगा संगत, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि a1/2 बराबर है b1/2 बराबर नहीं है c1/c2, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अब बताइए इसका ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ का समानांतर, है ना। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं क्या कि टाइम बहुत कम है। बताइएगा इसको हल हो ही नहीं करेगा तो युग्म क्या होगा असंगत। अब नीचे का कहता है सर का पॉइंट कर रहा है कि a1/2 बराबर है b1/2 बराबर है c1/c2 के, तो बताइए इसका हल अनेक होगा, मतलब कि तीनों बराबर है तो अनेक हल होगा। युग्म कैसा होगा संगत होगा, ग्राफ कैसा होगा संपाती होगा, मतलब एक ही रेखा पे सब होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर इसको मैं ज्यादा ऑब्जेक्टिव इससे नहीं पूछता है। नेक्स्ट चैप्टर है द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर 4 है ना। देखिए इसको हम सबसे पहले शॉर्ट रिवीजन करवा देते हैं, है ना। इसको ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, सबसे पहले फास्ट में इसको रिवीजन करवा देते हैं। तो पूछेगा आपसे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप तो आप लोग को मालूम होगा ax² + bx + c, खाली जगह में बराबर 0 लगा दीजिएगा, द्विघात समीकरण हो गया। अब कहेगा कि इसका मूलों वाला फॉर्मूला मतलब अल्फा और बीटा निकालने के लिए, है ना, सीधाचार्य सूत्र, तो क्या कहते हैं कि -b + -√d/2a, है ना। यहाँ d क्या है, d को कहते हैं विवेचक है, विविक्तर है ना, तो डिस्क्रिमिनेशन है, तो इतना वाला फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि मतलब कि जब d बराबर 0, जब जो d का मान है जब 0 रहेगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। यहाँ पे लिख देते हैं जब d बराबर 0 तो मूल वास्तविक तथा समान। ये कहने का मतलब जब d का मान सोल्यूशन किए, इतना बड़ा फॉर्मूला रख के किए तब d का मान आ गया 0, इसका जो सॉल्व करेगा अल्फा और बीटा निकालेगा तो दोनों का जो मान है समान है, वही कह रहा मूल वास्तविक होगा, वास्तविक मतलब माइनस चिन्ह वाला नहीं होगा और समान होगा। अब कहता है कि d का मान जब 0 से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा कहने का मतलब कि प्लस में, है ना, जब प्लस में होगा 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक तो होगा पर असमान होगा। लिख देते हैं मूल वास्तविक तथा असमान। अब कहता है कि जब d के मान 0 से छोटा आएगा तो क्या होगा, तो जैसे ही जब d के मान 0 से छोटा आएगा मतलब नेगेटिव आएगा, उसका मूल हो ही नहीं करेगा, उसका हल हो ही नहीं करेगा, मूल अवास्तविक हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे मूल जो भी होगा मूल अवास्तविक हो जाएगा, अवास्तविक, है ना, अवास्तविक मतलब इसका कोई सोल्यूशन होगा नहीं क्योंकि माइनस में आ जाएगा। तो इसका कुछ ऑब्जेक्टिव हम लेके आते हैं और बताते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों इसमें ऑब्जेक्टिव आता है ज़्यादातर, इसमें भी इससे भी ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। इसके पहले हम अभी रिवीजन करवाए हैं कि वास्तविक और असमान यानी भिन्न कब होगा, जब डी का मान सिर्फ 0 से बड़ा हो, है ना, 0 से बड़ा। यही पे आप सोचिए 0 से सिर्फ बड़ा, मतलब कि के मान यहाँ से आपको बताना है। तो डी का मान क्या कर रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक तथा भिन्न होगा। तो सबसे पहले यहाँ से ए के मान निकाल लेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा 1, बी का मान कितना हो जाएगा 4 और सी का मान कितना हो जाएगा 3। तो कह रहा है कि जो मूल है ना, जो डी है ना, वो कह रहा है वास्तविक और भिन्न, मतलब कि डी के मान 0 से क्या है बड़ा है। ये मेरा शर्त में कह रहा है, यहाँ से देखिए कह रहा है वास्तविक तथा भिन्न है। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है। हम ऐसा क्वेश्चन ला रहे हैं जो 2 नंबर में भी आ सकता है, आने की संभावना है। ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा क्लियर और दोनों वाला भी हो जाएगा क्लियर। अब बताइए डी बराबर हम लोग को फॉर्मूला मालूम है b² - 4ac। तो b² इतना फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो b के करिए स्क्वायर तो 4 के करिएगा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बना देते हैं डी का मान 0 से तो बड़ा होना चाहिए। अभी कहता है कि डी बराबर फॉर्मूला होता है क्या b² - 4ac और कहता है कि ग्रेटर देन 0। अब क्या हो जाएगा b के करिए स्क्वायर तो b के मान यहाँ से लाइए तो 4 के करिएगा स्क्वायर तो हो जाएगा 4 के 16 -4। a का मान कितना है देखिए a का मान है 1 और c का मान कितना है, c का मान है k और ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और क्या
तो हो जाएगा कितना, सॉल्व करेंगे तीसरा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 4k और ग्रेटर है 0 और चल जाएगा इधर तो हो जाएगा कितना 16 प्लस में है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 16 और प्लस माइनस खत्म, यानी k ग्रेटर है और चौथा को 16 है ना 4। बताइए ऑप्शन ये मेरा आंसर हो जाएगा है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि दिखा समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति यही बताएं। सबसे पहले इसको मैं डी निकालिए, फिर देखिए मूल क्या और जो डी 0 आ गया, डी का मान जो विवेचक निकाला और विवेचक का मान 0 आ गया तो मूल वास्तविक और समान होगा, और विवेचक का मान 0 से बड़ा आ गया, जैसे 0 से बड़ा है मूल वास्तविक और असमान होगा, और यदि जो डी का मान है 0 से छोटा आ गया मतलब नेगेटिव आ गया तो मूल अवास्तविक होगा। तो यही कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताएं कैसा है, तो डी निकालिए जल्दी से। यहाँ से ए का मान चूज कर लीजिए 1, बी का मान चूज कर लीजिए -4 और सी का मान चूज कर लीजिए 4। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डी वाला फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac। तो बताइए b के स्क्वायर यानी -4 के स्क्वायर करेंगे तो +4 प्लस में 16 हो जाएगा, माइनस का 4 ए का मान है 1 और सी का मान कितना है 4। हमको तो लगता है कि 16 और 4 को 16 प्लस माइनस खत्म हो गया, डी का मान कितना आ गया 0। जैसे ही डी का मान 0 आया यहाँ से आंसर लिख दीजिएगा मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा मूल वास्तविक तो होगा नहीं, वास्तविक तथा इक्वल हो जाएगा मतलब कि समान होगा, समान। ये तो आएगा एक क्वेश्चन इससे आता है, अवश्य आता है कि बताइए इसको विवेचक बताइए, मतलब डी बताइए, विवेक्ता बताइए, डिस्क्रिमिनेशन बताइए। तो इसका यहाँ जल्दी से चूज कर लेंगे। ए का मान हो जाएगा 3 और बी का मान हो जाएगा -2 और सी का मान हो जाएगा 1/3। तो डी हमको बताना है, तो डी बराबर होता है b² - 4a। इस पे फॉर्मूला लगा के आप लोग सॉल्व आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट तो देखिए मेरे दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है एपी समांतर श्रेणी। सबसे पहले इसका हम शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं, है ना। इसका फार्मूला जो भी मेन है वो हम लिख दिए हैं, और बहुत फार्मूला है बट ये मेन फार्मूला है। सबसे पहले ए को कहते हैं प्रथम। कोई बच्चा इतना भी होता है उसको मालूम नहीं रहता है कौन प्रथम पद है, कौन सर्वांतर है, कौन योग है, कौन अंतिम पद है। तो आज देखिए जानिए, ए को कहते हैं प्रथम पद, बी को कहते हैं सर्वांतर और एन को कहते हैं पदों की संख्या, ऐसे भी कहते हैं योग, और एन को कहते हैं अंतिम पद। बात करते हैं कि अगर आपको कहेगा कि ए और डी और एन दे रहेगा, कहेगा कि अंतिम पद बताइए इसका क्या होगा, तो जल्दी से फॉर्मूला लगा दीजिएगा a + n - 1 × d। कहेगा एन बराबर फॉर्मूला योग बताइए, ए भी दे रहेगा आपको, डी निकाल लीजिएगा, योग मतलब कि समांतर श्रेणी दे रहेगा, वहाँ से ए का मान निकाल लीजिए और डी का मान निकाल लीजिए, एन दे रहेगा, बताइए कहेगा कि एन बताइए इसका योग कितना होगा। तो फार्मूला लगा दीजिएगा n/2 × 2a + n - 1 × d। इससे भी क्वेश्चन आता है, और इसी के और जो अंतिम पद दे रहेगा एन डायरेक्ट, तो ये फार्मूला हो जाएगा n/2 × a + l, और ये भी हो जाएगा n/2, ये भी l को कहते हैं भी अंतिम पद और n को भी कहते हैं अंतिम पद। तो आज के लिए इतना ही, और सुबह में पार्ट 2 इसका अपलोड हो जाएगा, अभी इसको हम अपलोड कर देते हैं।